Today we are going to learn new chapter that is solid state. सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। यहाँ पे पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले एक शॉर्ट देख लेते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या हुआ, सॉलिड नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है। रिजिडिटी कहने का मतलब बहुत ज्यादा रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें वो बहुत कम होता है। फोर्स की बात करें मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होते हैं। मीन्स इस तरीके से कंपैक्टली फॉर्म में सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है कुछ सॉलिड की। अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, ये सब क्लास 9 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग साथ साथ डिफरेंस देख जाएंगे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होता क्या है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस भी देखेंगे साथ साथ। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन में जो ऑर्डर होता है वो फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड एटम को जो साइज और शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड शेप एंड साइज, फिक्स्ड शेप एंड साइज। अगर हम बात करते हैं ये चीज सेम एमॉर्फस के लिए, तो एमॉर्फस में कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर में अगर एटम नहीं अरेंज है उसको हम बोलते हैं, उस सॉलिड को बोलते हैं एमॉर्फस। अगर वहां पे एक डिफिनिट ऑर्डर या रेगुलरिटी फॉलो हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर अगर किसी चीज को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे मान लो भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7 बॉल्स है। इस तरीके से हमारे पास कितनी बॉल्स है, 7 बॉल यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर क्रिस्टलाइन मतलब क्या, एक डिफरेंट ऑर्डर में होंगे, मीन्स इसको अरेंज करना है कैसे, एक हमने ऐसे रखा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठवां ऐसे और सातवां ऐसे। मीन्स हमने एक सीक्वेंस उसको अरेंज कर दिया। ये क्या हो रहा है, एक लॉन्ग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें एमॉर्फस, तो एमॉर्फस में क्या होता है, कोई फिक्स्ड शेप एंड साइज होता नहीं है, रेगुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। तो आप पार्टिकल को इस मॉलिक्यूल कैसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल पास पास अरेंज करके हम ऐसे रख सकते हैं। मीन्स क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है और क्रिस्टलाइन क्या हुआ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। इट फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहां पे क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन के लिए, तो इसके लिए बोलते हैं शार्प होती है। शार्प कहने का मतलब क्या है समझो, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात करेंगे। जैसे मान लो कि कोई मान लो वाटर है, वाटर को बॉयल करना है या फिर क्या है आइस उसको मेल्ट करना है, तो मीन्स अगर एक फिक्स टेम्परेचर होगा, इतने ही टेम्परेचर वो चीज मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, या फिर उतने टेम्परेचर कोई चीज बॉडी मेल्ट करना है फिर बॉयल करना। वाटर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल करना स्टार्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन क्या यहाँ पे क्या है, फिक्स है। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, मीन्स एक रेंज में होता है। मीन्स 0 से लेकर के 40 के बीच में क्या करेगी, बॉडी मेल्ट करेगी या फिर क्या सॉलिडिफाइज होगी, या फिर क्या 100 से 110 पे क्या होगी, वो बॉयल करेगी। मीन्स एक रेंज में होता है। यहाँ पे क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर क्रिस्टलाइन क्या होती है, एक फिक्स्ड होती है, कितनी एंथैल्पी होगी, और इसमें फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, डज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगली बात करते हैं हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर हम क्रिस्टलाइन को कट करते हैं, क्लीवेज मतलब क्या हो, कट करना। अगर क्रिस्टलाइन को कट करेंगे तो एक फिक्स्ड शेप और साइज में या फिर क्या रेगुलरिटी को वहां पे फॉलो करेगा और एक रेगुलर सरफेस फॉर्म होगा। लेकिन एमॉर्फस की बात करें तो रफ सरफेस का फॉर्मेशन होता है, एक रेगुलर वे में एज नहीं बन पाता उसका, ठीक है। तो डज नॉट फॉर्म रेगुलर एज, और डज फॉर्म रेगुलर एज एंड एमॉर्फस डज नॉट फॉर्म रेगुलर एज। नेक्स्ट वन इज एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी इसको देखते हैं, ये कैसा होता है हमारा एनआइसोट्रॉपिक नेचर का, और ये हमारा कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक समझना क्या होता है, अगर पूछ लिया आइसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मीन्स दे आर द आइसोट्रॉपिक एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी, किसके लिए, एमॉर्फस के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल पर। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, इसमें एग्जांपल आता है कॉपर का, सिल्वर दैट इज एजी, और भी सारे एग्जांपल से कॉमन सॉल्ट हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एमॉर्फस, इसके अंदर आता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक,
याद रखो इसके अंदर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सेट्रा, और सारे एग्जाम्पल किसमें आते हैं, एमोर्फस सॉलिड में आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दूसरा है आयनिक सॉलिड, और थर्ड है मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस जिससे मिलकर के बना होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसमें नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे नेचर का होता है और इसमें कौन कौन से एटम्स आते हैं उन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो खुद यहाँ पे क्रिस्टल मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर, और थर्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो दीज आर दोज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इधर एटम लाइक नोबल गैस, जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल के लिए हमारे से बताया गया नोबल गैस एलिमेंट हो सकते हैं। वो नोबल गैस एलिमेंट में क्या होता है, ऐसे मान लो नोबल गैस एलिमेंट हमने क्या ले लिया, नियॉन ले लिया, आर्गन ले लिया, क्रिप्टन ले लिया, जिनॉन ले लिया। ये सब क्या है, नोबल गैस एलिमेंट, जो कि किसके अंदर आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एब्सेंट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड पे, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में, रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। ठीक है, मीन्स, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड टाइप्स है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोलर का मतलब हुआ जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। मींस क्या होगा, पोलर, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि पोलर के अंदर कौन से एग्जांपल आएंगे। ठीक है, जैसे मान बात करते हैं एग्जांपल के लिए HCl लेते हैं। ठीक है, HCl में देखो क्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। मींस ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रखा जाएगा। आगे समझ में, मींस ऐसे एग्जांपल किसमें आएंगे, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग SO2 हो गया, NH3 हो गया। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर कहें फोर्स एग्जिस्ट करता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आगे की प्रॉपर्टीज बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग नॉन पोलर के बारे में याद होगा, हमने क्या पढ़ा था उसमें, दीज आर द नॉन कंडक्टर एंड सॉफ्ट। तो ये पोलर भी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के, जिसकी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होती है, पोलर के लिए लो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं थर्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। Third one is hydrogen bonded molecular solid.
नाम से पता चल रहा है ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अगर एक बार डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन सुन लेते क्या होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ सच सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सॉलिड वाटर, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब एग्जिस्ट करता है, जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच रहता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, HF सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा HF। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। दीज आर जनरली वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस क्या होता है, ये वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां से एक पॉइंट ये क्लियर होता है, पोलर हो या तो नॉन पोलर हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तीनों क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट वन इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही पोलर और नॉन पोलर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, किसके लिए ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, मींस 3 टाइप्स हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज आयनिक सॉलिड। सेकंड क्लासिफिकेशन इज आयनिक सॉलिड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जहां पर आयंस के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो। ठीक है, मींस ऐसे सॉलिड जो किससे मिलकर के बने होंगे, आयन से मिलकर के बने होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड। तो अगर ऐसी बात होती है तो हमको सबसे पहले क्या एग्जांपल में याद आता है, NaCl। ठीक है, तो NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो किससे मिलकर के बना हुआ है, Na+ दैट इज कैटायन एंड Cl- दैट इज एनायन से मिलकर के बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड के अंदर रखा गया है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये बहुत हार्ड होता है, दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बीच बनने वाला स्ट्रॉन्ग जो होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास, ये कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस ब्रेक डाउन हो नहीं पाते हैं। जब आयंस ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे और हमेशा आयंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एग्जांपल NaCl, एग्जांपल सीख लो इसके, NaCl, KNO3, LiF, Na2SO4, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं थर्ड टाइप में, दैट इज मेटालिक सॉलिड। थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, मेटालिक सॉलिड क्या होता है। इन ए मेटालिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कर्नल्स के नाम से भी जानते हैं, इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल आयंस। जहां पर मोबाइल्स आयन होते हैं, मींस जो आयंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इंडल्स रहते हैं, वहां पर मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अगर पूछ रहे इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है, सॉलिड के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो होगा कौन सा, मेटालिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ये हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट दोनों होते हैं, हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। These are hard as well as soft, दोनों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड है, these are the good conductor of electricity. These are good conductor of electricity. And next point is they are malleable and ductile, means metal की प्रॉपर्टीज होगी इसके अंदर, malleable and ductile. These are malleable and ductile. And एग्जाम्पल की बात करें क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, निकिल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एलॉय। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रख लो, निकिल, कॉपर दैट इज Cu, एंड एलॉय।
एलॉय भी इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मेटालिक सॉलिड के अंदर। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने इसके बारे में बताया भी था, नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या फिर क्या, या फिर नेटवर्क सॉलिड्स को बोल सकते हैं, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल। जो पार्टिकल जिससे मिलकर के बने होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल नेचर के होते हैं, ठीक है। एंड एटम्स आर लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड, और एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बने होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा जब शेयर होंगे तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। वो हम लोग ने आयनिक सॉलिड के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर मेनली किसमें होते हैं? नॉन मेटल्स के अंदर। किसमें होते हैं? नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर होते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। ये कोवैलेंट होता है, मींस ये कैसा होगा? हार्ड नेचर का। ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और हार्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दीज हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो सबसे एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड में सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे ऐसा होता है, एक कार्बन जो होता है नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है। अगर एक कार्बन अगले 4 कार्बन से अटैच रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक कार्बन क्या होता है? अगले 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। दीज आर द वन, डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्डेस्ट, सॉरी नॉन मेटल होता है, क्योंकि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है डायमंड, और ये कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट देखो, दूसरा हमारा एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। दूसरा हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पर एक जो लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, मींस लेयर बाय लेयर ग्रेफाइट की लेयर बनती है, और वहां पर एक कार्बन अगले 3 कार्बन से बॉन्डेड रहता है, मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है, जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यही कारण है कि जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है, नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। और बल्कि डायमंड जो होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी कंडक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्बन बॉन्डेड होते हैं, इसलिए हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट का यूज इसलिए ऑयल एंड ग्रीस में भी किया जाता है, ड्यू टू स्लिपली एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस, या फिर क्या हम इसको यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। The arrangement of infinite set of point are called crystal lattice, means number of point या फिर lattice मिल करके crystal lattice का formation करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे lattice आखिर होता क्या है? जैसे मान लो कोई पैटर्न हमारे पास, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पे एक हम पैटर्न बना लेते हैं, ये एक कोई पैटर्न यहाँ पे मान लेते हैं फॉलो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है? इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, या फिर कहेंगे लैटिस पॉइंट। जैसे मान लो इतनी दूर की हम बात करते हैं, ये लगातार यहाँ पे क्या रिपीटेड वैल्यू है, तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है इतनी दूर का, ये इसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के हमारा घर बना होता है, किससे बना होता है? ब्रिक, मतलब ईंटों से बना होता है। तो एक ब्रिक क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट, जिसको नंबर ऑफ टाइम अगर हम लोग रिपीट कर देंगे तो पूरे एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मींस इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग, लिखते हैं हेडिंग 2 डायमेंशनल लैटिस। टू डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे उसका यूनिट सेल क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस में क्या होगा? यूनिट सेल स्क्वायर होगा, तो हम लिखेंगे पहला स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस में यूनिट सेल क्या होगा? हमारा स्क्वायर होगा, इसके आप लिख देंगे यूनिट सेल स्क्वायर होगा। एंड द सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस में हमारा क्या होगा? यूनिट सेल रेक्टेंगल ही होगा।
रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर लैटिस में रेक्टेंगल लैटिस इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में होगा हमारा लैटिस। इसको नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके क्या बनाया गया, एक पूरा रेक्टेंगुलर लैटिस का फॉर्मेशन किया गया। तो ये एक यूनिट क्या है, हमारा पूरा रेक्टेंगल ही तो है, जो नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके एक लैटिस या फिर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, LLGM इसको हम लिखते हैं पैरेललोग्राम लैटिस। तो पैरेललोग्राम लैटिस में क्या होगा हमारा, देखो पैरेललोग्राम क्या लैटिस में क्या होगा, सिंपल है, पैरेललोग्राम ही होगा, पैरेललोग्राम। एंड द थर्ड वन, फोर्थ वन इज रोम्बिक लैटिस, फोर्थ वन इज रोम्बिक लैटिस। रोम्बिक लैटिस में देखो क्या होगा, रोम्बिक लैटिस में रेक्टेंगल होता है विद देयर इंटीरियर पॉइंट, क्या आप हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल होगा और जहां पर इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, रेक्टेंगल विथ इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, रोम्बस होगा जहां पर एंगल कितने होंगे 60, हम लिखेंगे लैटिस क्या होगा हमारा, रोम्बस विद इंटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री का लैटिस होगा, ठीक है। मींस इस तरीके से ये जो होगी नंबर ऑफ टाइम वैल्यू रिपीट करेंगे और क्या करेंगे, एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की तरफ।